हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग को कक्षा 8 के साइंस को कवर करने वाले हैं। एमसीक्यू, सिर्फ एमसीक्यू को देखा जाएगा इस वीडियो में। आगे के वीडियो में देखेंगे कुछ सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव हालांकि आप लोग के एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा देख लिया जाएगा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सारा आपको कवर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो देखते कहाँ तक हो पाता है। बाकी अगर इस एक वीडियो में सारा हो जाएगा, सारा चैप्टर का, तो अच्छी बात है, अन्यथा दूसरा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे वीडियो पर। आपको चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग का चैप्टर है कोशिका, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल। पहला प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? ऑप्शन ये है केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव, या फिर कोशिका द्रव, या फिर रसधानी। इसका सही आंसर होगा केंद्रक द्रव, है ना, ऑप्शन नंबर ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति, एंड ऑप्शन डी है जीव द्रव। इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में जो है सो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। क्या पाया, यह जो है सो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है जंतु कोशिका में, ऑप्शन बी है पौधे कोशिका में, ऑप्शन सी है दोनों में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पौधे कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होते हैं, क्या होते हैं? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन, यह सभी क्रियाएं हैं। तो अमीबा जो है इसमें एकल कोशिकीय जीव है और एक ही कोशिका में सब कुछ होता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, जॉन मेंडल ने, एरिस्टोटल ने। तो इसका आंसर होगा ये नंबर। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, 1665 ईस्वी में। चलिए सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखा? सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखा? तो देखिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, किसमें किया था? 1665 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद एनवॉन्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सो इसने जीवित कोशिका की खोज की थी और देखा था। सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सजीव के शरीर में सबसे छोटी रचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है अंगतंत्र, ऑप्शन सी है ऊतक, और ऑप्शन डी है अंग। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से आकार में सबसे छोटा कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटा आकार किसकी कोशिका होती है? पहला शुतुरमुर्ग का अंडा, दूसरा माइक्रोप्लाज्मा, तीसरा है अमीबा, और चौथा है पेशीय कोशिका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी? देखिए नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो का मतलब होता है छोटा प्लाज्मा, सबसे अत्यंत छोटा जिसको सूक्ष्म होता है उसको कहते हैं माइक्रो। और सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 का जो है सो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है। 9 का, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है? ऑप्शन अमीबा, माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा और यूग्लिना। 9 का होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बहुत बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, इसको आंखों से देखा जा सकता है। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण का घेरा क्या कहलाता है? कोशिका के सबसे बाहर का आवरण का घेरा क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक या केंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोशिका झिल्ली। क्या होगा? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग होते हैं। कोशिका झिल्ली में होते हैं, कोशिका द्रव में होते हैं, केंद्रक में होता है या केंद्रिका में होता है। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, है ना। कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? 1665 ईस्वी में, 1765, 1865 और 1965। इसका राइट आंसर होगा 1665 में। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने, है ना, हुक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष तंत्र क्या है? सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप या चश्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ये नंबर। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग क्या देखते हैं? कोशिका को देख पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह का मतलब होता है घर, है ना, घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राजधानी या हरित लवक। इसका आंसर होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर कहा जाता है। ठीक है, 14 का होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? अमीबा का, हाथी का, मनुष्य का या पेड़ पौधे का। तो देखिए, हाथी, पेड़ पौधे और मनुष्य ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये कोशिकीय सिर्फ अमीबा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, केंद्रिका में, गोल्जी काय में, प्लाज्मा झिल्ली में। तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा केंद्रक में। इसका भी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है क्या कहलाता है? अंग, कोशिका, तंत्र, ऊतक, है ना। तो 17 का आंसर होगा डी। ऊतक ही जो है सो आगे चलकर तंत्र अंग का निर्माण करता है, अंग फिर तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? कोशिका। कोशिका जो है सो किसका निर्माण करता है बताइए? कोशिका जो है सो कोशिका ग्रुप का निर्माण करता है, फिर कोशिका ग्रुप ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक फिर जो है सो अंग का निर्माण करता है, अंग फिर अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र मिलके पूरा एक बॉडी का निर्माण करता है जिसको हम लोग कहते हैं शरीर। ठीक है, चलिए यह था इस चैप्टर का कुछ वीवीआई क्वेश्चन। हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा चैप्टर हम लोग का है धातु एवं अधातु, है ना। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, बोल रहा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, क्या किसे काटा जा सकता है? चांदी को, पारा को, सोडियम को, सोना को। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उच्च उच्च आघात वर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के पैक करने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम या सोना। बताइए दूसरा का होगा ऑप्शन नंबर ये, दूसरा का होगा ऑप्शन नंबर ये, और ये का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल्युमिनियम का दूसरा का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक धातु जिसमें चमक होती है क्या कहलाता है? कोयला, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। सॉरी अधातु बोल रहा है। एक अधातु क्या है? एक अधातु जिसमें चमक होती है क्या कहलाता है? कोयला, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन, है ना। वह अधातु इनमें से कौन है? आयोडीन, ब्रोमीन या सल्फर या कोयला। इसमें अधिकतर तो है अधातु ही, सभी अधातु हैं, लेकिन इस देखिए इसमें चमक किसमें होता है? कोयला, सल्फर, ब्रोमीन या आयोडीन। तो आयोडीन में चमक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए 4 का देखते हैं हम लोग। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में भी होती है ना। ऑप्शन है जस्त यानी कि जिंक, जस्ता यानी कि जिंक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी टीन। तो चौथा का आंसर होगा आपका सी। पारा जो है सो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यह क्या है? धातु है। ठीक है, क्या है? धातु है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? निम्नलिखित में किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ये है जिंक, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। 5 का होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि जिंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6ठा का। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? लोहा, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। लोहा, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 6 का होगा ये, है ना, लोहा, है ना। ऑप्शन नंबर ये होगा लोहा। निम्नलिखित में से किस को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो लोहा को। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसको पतले चादर में परिवर्तित कर सकते हैं? किसको पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं? ऑप्शन है सल्फर, सोना, फास्फोरस या कार्बन। सल्फर, सोना, फास्फोरस या कार्बन। तो 7 का होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना को 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक तार बना के खींचा जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन, सोना, तांबा, लेड। एक्सरे में जो है सो लेड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेड का, है ना, लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए किस धातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर। इसका आंसर होगा ये, क्लोरीन को प्यूरिफाई जल को प्यूरिफाई करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला प्रश्न है, पुल निर्माण में पुल निर्माण में
किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता या लोहा, है ना। पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता या लोहा। ऑप्शन नंबर 10 होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी, लोहा। ठीक है, लोहा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? पारा, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम। थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ये होगा पारा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पारा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के जादूकोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? यानी कि झारखंड के जादूकोड़ा जगह में कौन सा चीज़ मिलता है? कोयला, अभ्रक, अयस्क या यूरेनियम। बताइए। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है? कोडरमा, धनबाद, सिंहभूम, लोहरदगा। 13 का आंसर होगा ये, कोडरमा। ठीक है, ये। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क प्रचुरता विद्यमान है ना। झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम पाया जाता है? लोहरदगा, सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद। 14 का होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा। ठीक है, सॉरी 14 का होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के उत्पादन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? वनस्पति घी के उत्पादन में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी होगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोडियम, लेड, टीन, मैग्नीशियम। 16 का आंसर होगा ये, यानी कि सोडियम। चलिए हम लोग का दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया, तीसरा चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर हम लोग का है सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसको कवर करने वाले हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं ताकि आपको बोर फील भी ना हो। ठीक है, पहला प्रश्न है, टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है? पोलियो, टाइफाइड, कैंसर, क्षय रोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कैंसर जो है, कैंसर का कोई टीकाकरण नहीं निकला है और टीकाकरण से कैंसर को बचाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बढ़ेंगे। नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में से क्या करते हैं? पहला है, प्रोटीन को अमोनियम में बदल देते हैं, अमोनियम को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, या फिर अमोनिया को प्रोटीन में, या फिर नाइट्रेट को नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को गर्म कर एकाक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध को गर्म करके एकाएक उसको ठंडा कर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूवन या फिर पाश्चुरीकरण या फिर नवीकरण या परिरक्षण।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मिस्टेक से बोला गया। चलिए अगला प्रश्न है कि का कैंसर किस जीव के कारण होता है? जीवाणु, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ। बताइए किसके कारण होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवाणु के कारण, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं में, उपरोक्त सभी में। तो पांचवा का आंसर होगा उपरोक्त सभी में। सभी जगह जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि दूध को दही बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? राइजोबियम, लैक्टोबेसिस या क्यूनन या पेनिसिलिन। बताइए 6 का होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबेसिस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरासियम उदाहरण है किस चीज़ का? शैवाल का, कवक का, प्रोटोजोआ का या जीवाणु का? तो पैरासियम जो है सो उदाहरण है किसका? प्रोटोजोआ का। किसका? प्रोटोजोआ का, ऑप्शन नंबर सी। विनाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हम लोग का, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? बताइए किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाइट्राइट से या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रेट के रूप में, किस रूप में प्राप्त करते हैं? 9 का होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? पोलियो, रिंगवर्म, हैजा या फिर मलेरिया? बताइए 10 का आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पाश्चर या रॉबर्ट कॉच या ग्रेगर जॉन मेंडल? तो 11 का आंसर होगा आपका बी, ठीक है, 11 का आंसर होगा बी आपका, लुई पाश्चर ने किया था। अब 12 का क्वेश्चन देखिए आप कि निम्न में से कौन सा रोग संचरणीय रोग है? निम्न में कौन सा रोग संचरणीय रोग है? क्षय रोग, हृदय रोग या फिर मधुमेह या कैंसर? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ये, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि क्षय रोग। अगला प्रश्न है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा जीव सहायक है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल या कवक? कौन सा सहायक है? तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। शैवाल से बायोडीजल का निर्माण किया जा सकता है। इसका परीक्षण हो चुका है, अब बहुत जगह किया भी जा रहा है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होते हैं? एकोष्कीय, बहुकोष्कीय, ये और भी दोनों, उपरोक्त कोई नहीं।
सूक्ष्म जीव जो है सो ए और बी दोनों ही होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भोजन के परिशिक्षण में निम्न लिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? भोजन के परिरक्षण में निम्न में से कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन, सोडियम बेंजोएट, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। 15 का होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। चलिए 3 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, चौथा चैप्टर तक देखते हैं कवर। चौथा और 5वां चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चौथा चैप्टर का नाम है हम लोग का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? देखिए 2 चीज़ होता है, एक होता है कुचालक, ठीक है, कुचालक, और एक होता है सुचालक। कुचालक किसे कहेंगे और सुचालक किसे कहेंगे सो समझिए। वैसी धातु जो करंट, समझ रहे हैं क्या है? करंट मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे झटका लगता है, जिससे बल्ब जलता है। करंट और उष्मा का सुचालक हो, चालन करता हो, यानी कि जिसमें करंट पास हो जाए, जिसमें उष्मा का चालन हो जाए, उसको कहेंगे हम लोग सुचालक। ठीक है, और जिसमें यह पास ना हो उसको कहेंगे कुचालक। तो कुचालक के श्रेणी में आ गया लकड़ी। ठीक है, लकड़ी आ गया, तो लकड़ी जो है सो सुचालक हो गया। और लोहा जो हो गया सो क्या हो गया आपका? लोहा जो है सो क्या हो गया आपका? सुचालक। और लकड़ी हो गया आपका कुचालक। ठीक है, तो आपको सुचालक और कुचालक समझ में आया। ठीक है, ये इस चैप्टर में इसी चीज़ को जानना है, थोड़ा सा और विस्तार रूप से इसको जानना है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? यानी उसमें विद्युत यानी करंट पास होता है। तो प्लास्टिक में करंट पास होता है, एल्युमिनियम में करंट पास होता है, लकड़ी में करंट पास होता है, या रबड़ में करंट पास होता है। यानी कि आपको 4 वो ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को आप बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता है, रबड़ में भी नहीं होता है, लकड़ी में भी नहीं होता है, लेकिन एल्युमिनियम में पास होता है। आपके घर में जो तार वायर खींचा गया होगा, अभी भले आपका घर में कवर का तार आ गया होगा, लेकिन पहले जो वायर खींचा जाता था वह एल्युमिनियम का तार हुआ करता था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? कुचालक मतलब जकरा में करंट पास नहीं होता है। सोना में भी करंट पास होता है, चांदी में भी होता है, लकड़ी में नहीं होता है और लोहा में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए, देखिए बोला दिए गए चित्र में बीकर में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव रखने पर बल्ब तीव्रता से जलेगा? मतलब यहाँ द्रव में कौन सा चीज़ मिलाया जाने के बाद बल्ब जो है सो जलने लगेगा? टमाटर का रस, नींबू का रस, अशुद्ध जल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा आपका तीसरा का आंसर होगा आपका डी, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तेज़ी से जलाना है, तो जितना ज़्यादा अम्ल रहेगा उतना ज़्यादा तेज़ी से जलेगा। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए टमाटर के भी रस से भी जल जाएगा, नींबू के रस से जल जाएगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा अम्लता है उससे ज़्यादा जलेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है। ठीक है, चलिए लेड में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं? लेड में लंबी तार बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं? धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों ध्रुव, या किसी भी ध्रुव से नहीं? तो
तो आपको पता होगा कि बैटरी में 2 सिराएँ होती है। आप पेंसिल बैटरी का उपयोग आप जानते होंगे, घड़ी में लगाते हैं, टॉर्च में लगाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों में उसका उपयोग होता है। तो एक साइड आपको देखे होंगे प्लस लिखा होता है, एक साइड माइनस लिखा होता है ना। तो जो माइनस लिखा होता है इसको कहते हैं ऋण ध्रुव। क्या कहते हैं? ऋण ध्रुव। और जो प्लस लिखा होता है उसको कहते हैं धन ध्रुव। ठीक है, तो बैटरी में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, याद रखिएगा। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, एक ऋण ध्रुव, एक धन ध्रुव। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि लेट में लंबी तार को बैटरी से किस ध्रुव से जोड़ते हैं? बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ये, इसका आंसर होगा आपका ये, यानी कि धन ध्रुव से जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उपरोक्त चित्र में तार के दोनों सिरों को जल में डालने पर चुंबकीय विक्षेपण हुआ। यह दर्शाता है कि दिया गया क्या है? विद्युत सुचालक होगा, कुचालक होगा, या ऑप्शन बी सुचालक होगा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, या डी चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 5 का होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का होगा ऑप्शन नंबर बी, सुचालक है। जब विक्षेपण होगा तब पता चलता है कि उसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, यानी कि सुचालक है। चलिए अगला प्रश्न है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तो वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त दोनों, कोई प्रभाव नहीं, या डी है भौतिक प्रभाव। बताइए। 6 का होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, बल्ब का जलना एक रासायनिक प्रभाव है। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, भौतिक प्रभाव, या विद्युत प्रभाव। 7वां का आंसर होगा बी, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अयस्क का निष्कर्षण, धातुओं का शुद्धिकरण। 8 का आंसर होगा आपका बी, है ना, विद्युत लेपन। ठीक है, चलिए इस चित्र को देखिए ध्यान से। दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है? देख लिए, ऑप्शन है धातुओं का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन, अयस्क का निष्कर्षण, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, है ना, विद्युत अपघटन हो रही है। लेड का पूरा नाम क्या है? तो लेड का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा करेक्ट 10वां का। अगला प्रश्न है, कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? बैटरी, टेस्टर, दस्ताना, बल्ब, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट, है ना, टेस्टर का। जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करता है? चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, या फिर रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी होगा ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है क्षार। तो अशुद्ध जल में सब मिलाने पर चालन नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर लवण, या ऑप्शन नंबर
डी उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो इस पर चालन करने वाला जो है सो अम्ल को अशुद्ध जल में मिला देने पर वो क्षारीय हो जाएगा और चलने लगेगा। क्षार भी क्या होगा, मिला देंगे तो मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, लवण भी और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी उपरोक्त सभी। और अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में आलू में नीला धब्बा बैटरी के किस ध्रुव को दर्शाता है? धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों ध्रुव, कोई ध्रुव नहीं। बताइए। ऑप्शन नंबर ये होगा धन ध्रुव को दर्शाता है। और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। जंग से बचने के लिए इस लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है? जिंक की चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम लोग कवर करेंगे 5, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर को कवर करेंगे। आज हम लोग 4 चैप्टर को देखा है, आगे भी हम लोग 4 चैप्टर को भी देखेंगे। इस तरह से 4-5 चैप्टर करके आपको 3 से 4 वीडियो में आपको पूरा साइंस कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी सब नॉलेज प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।